हेलो, नमस्कार बच्चों। मैं गीता त्यागी आपके YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं जैसे कि आपको पता है मेरी और कई वीडियो आ चुकी हैं। मैं सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूँ। तो सीटेट का एग्ज़ाम 31 को है। 2 दिन बाकी रह गए हैं, एक ही दिन बाकी रह गया है। 31 को लोग पेपर देने जाएंगे या सुबह में। तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रही हूँ जो आपको पेपर करते समय ध्यान रखनी है, क्योंकि बहुत से बच्चे होपलेस हो जाते हैं और गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, देखिए। सबसे पहले आपको बिल्कुल कूल माइंड से जाना है। जो भी कुछ आपको याद है वो आपको वहां पर पूरा का पूरा आप उस पूरा परफॉर्म कर सकें, इसलिए आपको बिल्कुल कूल माइंड से जाना है। देखो, आपने देखा होगा, आप सब लोग फोन चलाते हैं, तो जब फोन हिलता रहता है तो उसकी जो पिक्चर है वो ब्लेंड आती है। तो इसी तरह से अगर आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा, आप मतलब थोड़े से परेशान रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, तो आपके अंदर जो भी कुछ है वो भी नहीं आप कर पाएंगे, आपको सही से वो याद नहीं आ पाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल कूल माइंड से, बिल्कुल ठंडे दिमाग से रहना है। और पेपर के दौरान आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले ओएमआर शीट को आप कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले ये है कि आप बिल्कुल शांति से बैठ जाइए। जैसे ही आपको ओएमआर शीट दी जाएगी, आप अच्छे से उसको देखिए। फिर उसके बाद आप जैसे जैसे उसमें लिखा हुआ है ध्यान से उसको पढ़िए, वही चीज लिखिए जैसे लिखा है। अगर नाम का कॉलम आएगा, आपको लिखना है नाम ब्लॉक लेटर्स में, तो आप ब्लॉक लेटर्स में कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख देना। और रोल नंबर का कॉलम आएगा, तो वहां पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है। ध्यान रखना, रोल नंबर लिखना है, क्योंकि आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें ऊपर रोल नंबर से ऊपर जो है एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है। तो कई बच्चे जो है गलती से रोल नंबर की जगह एप्लीकेशन नंबर फिल कर देते हैं। वो गलती आपको नहीं करनी है, बड़े ध्यान से देख के आपको रोल नंबर की जगह रोल नंबर आपको फिल करना है। फिल करने का तरीका आपको पता ही होगा। इस तरह से जो है दिए जाता है, उसमें ऊपर से ऐसे खाने दिए जाएंगे ऐसे। वहां पर आपका जो नंबर है वो आपको लिख देना, जो भी कुछ होगा, जिसका जो भी कुछ है वो भरते जाना है आपको। और उन्हीं के नीचे जो है आपको ऐसे है जो है ये दिए जाएंगे। तो आपका जो भी है यहाँ पे वो ही खाना भरना है आपको, जो भी आपको होगा। ठीक है, इस तरह से दिए गए होंगे, आपको पता है सबको। यहाँ ये 0 1 2 3 4 इस तरह से आगे तक, ऐसे ही आपको ये 9 तक दिए जाएंगे सारे। 9 तक दिए जाएंगे हर उसमें, 0 से लेके 9 तक। ध्यान कर लेना, 0 से 9 तक है या 1 से 0 सबसे लास्ट में है, वैसे 0 से 9 तक ही होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ 2 पहले है तो आप इस लाइन में 2 वाला कॉलम फिल कर देंगे। 2 वाला आपके जो भी आपके रोल नंबर में पहला नंबर होगा, आप वो वाला जो है गोला पूरा भर देंगे, गोले को पूरा भरेंगे। ध्यान रखना, बहुत ध्यान से आपको ये जो है पहली जो ये एंट्रीज है बड़े ध्यान से आपको फिल करना है। ठीक है, अब जैसे ये 5 है तो इस लाइन में जो 5 जहाँ आएगा, यहाँ 0 1 2 3 4 5 5 में आएगा तो हम 5 वाला भर देंगे, पूरा भरेंगे, खाली नहीं छोड़ेंगे कहीं से भी। ठीक है, इस तरह से आप जो है रोल नंबर और भी चीजें आप इसी तरह से भरते जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम मेन बुकलेट नंबर। उसके बाद आपको एक खाना मिलेगा मेन बुकलेट नंबर। तो आपको जो बुकलेट मिलेगी पहले, जिसमें आपको मिलेंगे वो आएगा सीडीपी यानी कि बाल विकास, और दूसरा आएगा मैथ का प्राइमरी में अगर मैं बोलूँ तो, और फिर पर्यावरण का, और फिर जो है ये सब्जेक्ट होंगे उसमें। तो वो होगी आपकी मेन बुकलेट। और एक बुकलेट और आपको मिलेगी जिसमें आएगा लैंग्वेज का। तो आपको मेन बुकलेट का नंबर और उसका कोड का खाना मिलेगा। जो बुकलेट का नंबर और कोड होगा वो आपको फिल कर देना है इस तरह से। इसी तरह से फिर जो सप्लीमेंट्री आपकी बुक मिलेगी लैंग्वेज वाली, उसमें भी आपको ऐसे ही करना है। और फिर अपने सिग्नेचर का जहाँ कॉलम होगा उसमें अपना सिग्नेचर कर देना है। तो इस तरह से तो आपको ये बुकलेट जो है बड़े आराम से फिल करनी है, इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। ध्यान से बैठ के पहले शांति से बैठ जाना, आराम से जब आपको बुकलेट मिले आराम से बैठ जाना, उसको पहले पढ़ लेना ठीक ठीक से। पेन जिस आप टेको जिस खाने में, तो एक बार फिर देख लेना कि हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है, ये जरूर देख लेना आप।
ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपको और किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले देखिए, हमें जो है ना सीटेट में जो है बच्चे पर ध्यान रखना है, यानी कि हमारी जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। तो हमें बच्चे के हित को देखना है, बच्चे के हित को देखकर ही हमें ऑप्शन टिक करना है कि बच्चे का हित उसमें होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ये ध्यान में रखना है। तो ये मैंने कई बातें लिख दी हैं। हमारी शिक्षा कैसी है, बाल केंद्रित है, तो हमें बच्चे के हित को ध्यान में रखना है। प्रगतिशील शिक्षा है हमारी, यानी कि हमारी जो एजुकेशन है वो प्रगतिशील है। मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो उसके समुदाय से या उसकी कम्युनिटी से जो है जुड़ा होना चाहिए, उसके जीवन से जुड़ा होना चाहिए, उसकी दैनिक जीवन से जुड़ा होना चाहिए, स्कूल के बाहर के जीवन से वो जुड़ा होना चाहिए। ये वाली है समावेशी शिक्षा। आप ये सारी चीज तो आप पढ़ ही चुके हो, इनके बारे में क्या पढ़ाना है। समावेशी शिक्षा वही होती है कि कैसा भी बच्चा हो, कैसी भी उसमें डिसएबिलिटी हो, वो एक ही क्लास में पढ़ेगा, एक ही कक्षा में पढ़ेगा। ये समावेशी शिक्षा है। तो जब एक ही कक्षा में पढ़ेगा तो बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे की क्षमताओं के अकॉर्डिंग जो है शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। ठीक है, क्लास नहीं बदलेगी बच्चे की, स्कूल नहीं बदलेगा। कई बार ऐसे अच्छे अच्छे से ऑप्शन बनाकर जो है एग्जामिनर देता है कि अगर बच्चा को कोई प्रॉब्लम है तो उसको अलग स्कूल में भेजा जाए, उसके लिए अलग स्कूल बना दिया जाए। सरकार को ऐसा करना चाहिए कि ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो आप उन चीजों पर अलग पे बिल्कुल नहीं जाएंगे। एक ही कक्षा में समावेशी शिक्षा का मतलब एक ही कक्षा में पढ़ेंगे, पर उनकी जो है आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह से व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी यही बात है। हर व्यक्ति विभिन्न है, हर बच्चा अलग है, डिफरेंट है, यूनिक है। तो हमें शिक्षा पद्धतियों का जो प्रयोग है वो भी डिफरेंट करना है, विविध करना है। तो इस चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये तो होगी बच्चे के अकॉर्डिंग बात। अब शिक्षक के अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ। शिक्षक को अपने आप को एक आदर्श अध्यापक मानकर जो है आंसर करना है आपको। चाहे आप आदर्श हैं या नहीं हैं, या बाद में टीचर बन जाएंगे, चाहे आदर्श टीचर रहे या ना रहे, पर आपको क्योंकि सीटेट पास करना है तो आपको ऑप्शन में आदर्श शिक्षक के रूप में ही आपको वहां पर आंसर देना है। यानी कि आपको एक फैसिलिटेटर बनना है, बच्चों के अकॉर्डिंग सोचना है। ठीक है, बच्चों को सुविधा देना है, बच्चों को जो है रेस्पेक्ट देना है, प्यार देना है, उनकी जो है क्यूरियोसिटी को पूरा करना है, उनकी जिज्ञासा को बढ़ाना है और उसको पूरा करना है, उनके बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही से जवाब देना है। ये आपको एक आदर्श अध्यापक के रूप में जो है कक्षा में व्यवहार करना है। कभी भी बच्चे को डांटना नहीं है, दंड नहीं देना, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और जरूरी है, सारी ही जरूरी है वैसे तो। एक ये है कि आपको चारों ऑप्शन को जो है बड़े ध्यान से पढ़ने हैं, चारों के चारों ऑप्शन बड़े ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि सारे ऑप्शन मिले जुले होते हैं। कई बार क्योंकि हम पेपर में इतनी जल्दी में होते हैं, टाइम भी कम होता है, तो इतनी जल्दी में होते हैं कि हमने एक ही ऑप्शन पढ़ा और हमें लगा कि हाँ यही ठीक है, औरों को पढ़ने से क्या फायदा। तो क्या होता है उस जगह पर कि चारों ऑप्शन हो सकते हैं, दूसरा ऑप्शन उससे ज्यादा अच्छा हो, तीसरा ऑप्शन उससे ज्यादा अच्छा हो, या चौथा ऑप्शन, चौथे ऑप्शन में वे तीनों ही मर्ज हो एक साथ। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद ही आपको आंसर टिक करना है। ठीक है, आगे होंगे मेरी बात समझ में। ध्यान रखना है, ये चीजें ध्यान रखना है, इन चीजों के ऊपर ही बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं सकारात्मक और नकारात्मक प्रश्नों के बारे में। नेगेटिव प्रश्न भी होते हैं और जो है पॉजिटिव प्रश्न भी होते हैं। तो नेगेटिव प्रश्न अगर सकारात्मक प्रश्न अगर पूछा गया, यानी कि पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया, तो आपको आंसर भी पॉजिटिव ही देना है। ठीक है, और ज्यादातर जो है प्रश्नों को पढ़ते समय ये बहुत आपको ध्यान में रखना है कि प्रश्न में ना पूछ लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि कई बार हम उस चीज पर ना पे नहीं ध्यान देते और हम सीधे एकदम से टिक कर देते हैं कि, और फिर बाद में पता चलता है कि क्वेश्चन में तो ना पूछा गया था। तो इस चीज पर बहुत ध्यान रखना है। जिस क्वेश्चन में ना पूछा जाएगा या सिवाय पूछा जाएगा या अतिरिक्त पूछा जाएगा, इसके अतिरिक्त वे सब नेगेटिव प्रश्न होते हैं, तो उनमें जो आंसर आएगा वो भी नेगेटिव ही होगा। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है सकारात्मक नकारात्मक टैग, जो मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी, वो आपको दोबारा से उनको दोहरा लेना। जैसे कि सकारात्मक कौन कौन सी चीजें होती हैं, बच्चों को अवसर देना, करके सिखाना, चर्चा में शामिल करना, इस तरह से ये सब सकारात्मक है। नकारात्मक दंड देना, बच्चों को डांटना, चुप करके बैठा देना, ये सब जो है नकारात्मक होते हैं। ठीक है, गलतियों पर डांट देना, ये सब नकारात्मक होते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखना है, आपने अच्छे से ये पढ़े होंगे। अब हाँ, एक चीज और कि क्योंकि आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो जो प्राइमरी लेवल का है आपका, तो वो तो कक्षा 1 से 5 तक ही है, और कई क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि कक्षा 4 की टीचर ये पढ़ा रही है, तो वो क्यों बता रहे हैं आपको कक्षा 4 की टीचर? वो इसीलिए बता रहे हैं कक्षा 4 की टीचर कि आपको कक्षा 4 के बच्चे को ध्यान में रखकर ही आंसर करना है। ठीक है, समझ में आ गई होगी। तो छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर ही आपको अपना उत्तर देना है। अच्छा, एक बात और है, लिंग पूर्वाग्रह है, इसके ऊपर भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिंग पूर्वाग्रह वो होता है जब किसी लिंग के विशेष के बारे में हम पहले से ही धारणा बना लेते हैं कि लड़कियां तो मैथ में कमजोर होती हैं, लड़कियां खेल में कमजोर होती हैं, लड़कियां जो है इन चीजों में आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, लड़के खाना नहीं बना सकते, इस तरह से लड़कियां लड़के डांस नहीं कर सकते। तो ये सब क्या है, ये सब पूर्वाग्रह है, स्टीरियोटाइप इंग्लिश में इसको बोलते हैं। तो ये पूर्वाग्रह है, तो ये नेगेटिव टैग है, ये नहीं करना है। इसी के साथ ही एक और आता है लिंग भेद, जो होता है जेंडर बायस, तो वो भी नहीं करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं वंशानुक्रम और वातावरण, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। ध्यान रखना है कि जो विकास होता है वो इन दोनों का जो है गुणनफल है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का जो है मिलकर ही विकास होता है, वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम से क्या मतलब है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमने एक जो है बहुत बढ़िया बीज लिया और उसको खेत में बो दिया, बहुत बढ़िया मिट्टी में भी उसको बो दिया, अच्छे खाद वाद डाल के खूब अच्छे से हमने उस बीज को उसको बो दिया, लेकिन उसके बाद हमने उसको अच्छा पानी नहीं मिला, उसको पानी नहीं मिला, उसको हवा नहीं मिला, है? बाद में जो उसको न्यूट्रिशंस मिल थे वो नहीं मिले, तो क्या वो पनप पाएगा? नहीं पनप पाएगा। तो इसी तरह से बच्चे का भी है कि अगर बच्चे अच्छे उसका मतलब अच्छे वंशानुक्रम है, अच्छा है, उसका हेरिडिटी अच्छी है, पर उसको वातावरण अच्छा नहीं मिलेगा, तो उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से मतलब विकास में ये दोनों पॉइंट जरूरी है। अगला है गलती को नकारात्मक नहीं माने, ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा गलती करेगा तो गलती जो है नकारात्मक नहीं है, क्योंकि अगर पूछा जाएगा कि आपको ये बता के दे देगा कि बच्चा गलती कर रहा है, तो आप नकारात्मक गलती को नहीं मानेंगे, यानी कि गलती को आप ये नहीं मानेंगे कि हाँ, गलती को गलत नहीं कहेंगे, आप गलती को गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि गलती जो ऑप्शन है, गलती करना जो है, ये अधिगम का एक अभिन्न अंग है। देखो कितना पॉजिटिव है, गलती अधिगम का अभिन्न अंग है। ठीक है, या गलतियां अधिगम का अभिन्न अंग होती हैं, गलतियां जो है अधिगम का एक हिस्सा होती हैं, गलतियां तो सीखने की पहली सीढ़ी होती हैं। तो इस तरह के जो ऑप्शन आएंगे वो सकारात्मक है गलतियों के बारे में। आप गलतियों को गलत नहीं मानेंगे, ये नहीं कहेंगे कि गलतियां, अगर गलतियों को गलत बताया गया है तो आप उस ऑप्शन को जो है गलत बताएंगे। ठीक है, गलतियों को गलत बताया गया, गलतियां गलत नहीं होती, गलतियां तो सीखने का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, यहाँ आगे, अब आगे हम अभिसारी या कन्वर्जेंट थिंकिंग या अपसारी डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो अभिसारी और अपसारी आप जानते होंगे। अभिसारी थिंकिंग या कन्वर्जेंट थिंकिंग वो होती है कि जब हाँ, बहुत सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर हो, यानी कि समस्या का एक ही समाधान हो। जैसे कि आपका ये सीटेट का एग्जाम है, इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन आपको उनमें से सबसे बेस्ट को एक को ही चुनना है। तो ये होता है अभिसारी चिंतन, जहां पर एक पे आके जुड़ जाते हैं सब। ठीक है, अपसारी चिंतन होते हैं जब किसी समस्या के या किसी प्रश्न के कई समाधान हो सकते हैं, कई सही उत्तर होते हैं, वो होता है डाइवर्जेंट। समझ में आ गया होगा। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग अच्छी होती है, बच्चों को जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग करानी चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बच्चों को उससे पूछे जाए कि बच्चे जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग करें।
ठीक है, उसके बाद है करके सीखना। एक बहुत ही पॉजिटिव है, हमें बच्चे को जो है ज्यादातर करके सिखाना है, बच्चा अपने आप से सीखे, करके सीखे। ठीक है, क्योंकि जब करके कोई सीखते हैं तो वो ज्ञान जो है अनुभव में बदल जाता है, और जब हम किसी को रट के सीखते हैं तो वो हम भूल जाते हैं, उसको हम दूसरी जगह भी यूज नहीं कर सकते। रट के सीखे हुए को हम उसी, अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ गया तो हम उसे आंसर दे देंगे, लेकिन जो करके सीखा हुआ होता है वो हमारे ज्ञान में, हमारे अनुभव में बदल जाता है, और उसको हम दूसरी परिस्थितियों में भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो करके सीखे वाला ज्ञान जो है वो स्थायी होता है। आ गया अधिगम के लिए आकलन। अच्छा, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं और इनमें ज्यादातर बच्चे बहुत परेशान भी हो जाते हैं। अधिगम के लिए आकलन या अधिगम का आकलन। इंग्लिश में थोड़ा सा, इंग्लिश में आसान सा लगता है ये, मतलब असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इस तरह से आता है ये। तो देखिए, अधिगम के लिए लर्निंग, ये जो आकलन होता है अधिगम के लिए, वो होता है जब हम बीच में कोई टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, तो उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले अगर हम बच्चे का पूर्व ज्ञान की जानकारी कर रहे हैं कि इसको पहले से इसके बारे में कितना पता है, तो हमने क्वेश्चन पूछे यानी कि उसका आकलन किया बच्चे का, या फिर हमने उसको थोड़ा सा पढ़ाया और फिर जो पढ़ाया उसके बारे में उससे बच्चों से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि पढ़ाने के दौरान क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो होता है हमारा अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। समझ में आ गया? फॉर लर्निंग होता है जब हम बीच में करते हैं, दौरान करते हैं या पहले करते हैं। ठीक है, और उसका नाम, दूसरा नाम रचनात्मक आकलन भी इसको बोल देते हैं। ठीक है, इसके और हिंदी में कई नाम आपको मिल जाएंगे, रचनात्मक, रूपात्मक, संदर्भात्मक, कई हिंदी में बहुत सारे नाम मिल जाते हैं। तो ये जो अधिगम के लिए आकलन होता है ये फॉर्मेटिव होता है, इंग्लिश में इसका नाम फॉर्मेटिव आएगा। और इंग्लिश में, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरह का होगा, तो कोई बात आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको इंग्लिश में पढ़ लेना, इतनी इंग्लिश सभी जानते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेटिव जो होगा वो फोर होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग वो होगा फॉर्मेटिव हमारा, यानी कि रचनात्मक, जो कि दौरान, पढ़ाने के दौरान किया जाता है। असेसमेंट वो होता है फॉर्मेटिव या रचनात्मक या फोर या लिए। ठीक है, आगे समझ में, असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है जो पढ़ाई मतलब टॉपिक के बीच में या पहले पूर्व ज्ञान जांचने के लिए या कितना बच्चे ने सीखा उसमें सुधार करने के लिए। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि सुधार करने के लिए, यानी कि अगर हम बीच में बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसको समझ नहीं आया है तो इसका मतलब हम उसको फिर दोबारा से समझाएंगे, दूसरी विधि का यूज करेंगे, कोई और उपागम अपनाएंगे, तो हम वहां पर उसको सुधार सकते हैं। तो ये पूछा जाता है। तो सीटेट कैसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे तरह से पूछता है कि एक गृहिणी है जो कि सब्जी बना रही है, और वो सब्जी बनाती बनाती जो है बीच में नमक जो है वो चाख रही है, मतलब चेक कर रही है नमक कम है या ज्यादा है, तो वो कौन सा असेसमेंट है, कौन सा आकलन कर रही है। तो आप इस पे जाएंगे, अधिगम के लिए लर्निंग यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग या रचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट। आ गया? ये समझ में आ गया होगा जरूर आपको, जब बीच में किया जाता है तो इसी तरह के क्वेश्चन देता है। आया हुआ अभी ये क्वेश्चन कि एक बावर्ची है वो खाना बनाते हुए, तो आप कुछ भी क्वेश्चन आपको दे देंगे, तो इस तरह से अगर हम सुधारने के लिए जांच रहे हैं तो फिर वो रचनात्मक आकलन है या फॉर लर्निंग है। ठीक है, या अधिगम के लिए आकलन है। आ गया समझ में? अधिगम का लर्निंग होता है ये अधिगम का आकलन, यानी ये इसको हम योगात्मक भी कहते हैं और सम्मेटिव इंग्लिश में बोलेंगे इसको। तो ये होता है जब हम, हमारा कोई निर्धारित पाठ्यक्रम या कोई निर्धारित टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद जब हम उसका एग्जाम लेते हैं या टेस्ट लेते हैं, तो हम ये जांचने के लिए कि बच्चे ने कितना सीखा, इसको कितना आया, तो वो होता है ऑफ लर्निंग यानी कि का। उसमें सुधारने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, उसमें तो सिर्फ जांच करने का ही होता है कि आया है या नहीं आया। जैसे कि हम सिलेबस कंप्लीट होने के बाद बच्चे एग्जाम लेते हैं, हाफ ईयरली या ईयरली, या बीच में जो होती हैं फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ये सब होते हैं योगात्मक आकलन या असेसमेंट ऑफ लर्निंग। समझ में आ गया?
ठीक है। अब इसके बाद आता है आगमन विधि और निगमन विधि, ये भी मैंने आप लिख दिए हैं, आप इसको समझ गए होंगे। प्राइमरी लेवल पर जो है आपको सबसे ज्यादा जो सबसे बेटर अगर पूछा जाएगा कि कौन सी जो विधि प्राइमरी लेवल पर सबसे अच्छी है, तो वो आप आगमन पर ही जाएंगे, इंडक्टिव मेथड पर जाएंगे। इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड उसको बोलते हैं, आगमन विधि, जो कि विशिष्ट से सामान्य की तरफ, ठीक है। इस पे आप जाएंगे, सरल से जटिल की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, इस तरह से आप आगमन विधि पर जाएंगे। उदाहरण से जो है नियम की तरफ। समझ में आ गया ये वाला आगमन विधि। जो प्राइमरी लेवल पर आगमन विधि ही सबसे अच्छी होती है, ठीक है। निगमन विधि के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसमें पहले हम बच्चे को नियम पढ़ाते हैं, बाद में उसके बाद में जो है उसको एग्जाम्पल देके उसको सोल्व कराते हैं। तो प्राइमरी लेवल पर आगमन विधि सबसे अच्छी होती है। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने दो क्वेश्चन क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्वेश्चन आपने पढ़ लिए होंगे जरूर सबने। क्लोज एंडेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका एक ही उत्तर होता है फिक्स, वो क्लोज एंडेड होते हैं। और ओपन एंडेड क्वेश्चन वे होते हैं जिनका एक से अधिक आंसर हो सकता है। जैसे मतलब बच्चे के बारे में लिख दिया। क्लोज एंडेड क्वेश्चन तो ऐसे हो गए, आपने पूछा कि बताओ भारत की राजधानी कहाँ है बच्चों, तो बच्चे बता देंगे, जिसको पता है वो बता देगा दिल्ली है, जिसको पता है वो नहीं बताएगा या गलत बताएगा। यानी कि एक ही उत्तर होगा इसका, दिल्ली। या कोई मैथ का क्वेश्चन है, आपने पूछ लिया बच्चे को 5 और 7 कितने होते हैं, तो सिंपली बता देगा बच्चा कि 5 और 7 12 होते हैं, तो 12 ही होते हैं, और कुछ तो बता नहीं सकता है, या बताएगा तो गलत होगा। तो ये हो गए क्लोज एंडेड वाले क्वेश्चन जिनका केवल एक ही उत्तर होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, अगर बच्चे से पूछ लिया कि बताइए बच्चों आपको दिल्ली में कौन कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं। अब जैसे दिल्ली राजधानी पूछ लिया था, राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली है। दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया आपको बताइए दिल्ली में कौन कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं, या कौन कौन से जो है वहां पर ऐतिहासिक स्थल है, उनको लिखिए। तो कुछ बच्चे कुछ और नाम लिखेंगे, कुछ और नाम लिखेंगे, 2-4 नाम, मतलब एक से अधिक उत्तर होंगे सही यहाँ पर। ओपन एंडेड में एक से अधिक क्वेश्चन आंसर होंगे। या मैथ में हम पूछें इस तरह का ओपन एंडेड क्वेश्चन, जैसे अभी मैंने मैथ का बताया था 5 और 7 कितने होते हैं, 12 होते हैं, ये क्लोज एंडेड है। अगर हम पूछें कि बच्चे बताओ कि ऐसी 4 संख्या बताइए जिनका योग 12 हो जाए, जिनका टोटल 12 हो जाएगा, तो बच्चे बता देंगे 4 संख्या ऐसी 8 4 या जो भी कुछ हिसाब से अपने, ठीक है। तो वो हो गया ओपन एंडेड, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये नहीं आया। जैसे मान लिया कोई ऐसी 4 संख्याएं बताइए कि 12 हो जाएगा, तो एक बच्चे ने बता दिया 1 और +2 तो 3 हो गई है, और +3 6 हो गए, और यहाँ पे 6 बता दिया। दूसरा बच्चा कुछ और बता देगा, वो बच्चा बता देगा 4 या इस तरह से, मतलब अदल बदल के बता देगा। तो कई ऑप्शन हो सकते हैं इसके। तो इस तरह से ये हो गया हमारा क्लोज ओपन एंडेड। तो हाँ, तो कई बार ऐसा पूछा लिया जाता है कि हाँ ओपन एंडेड क्वेश्चन ही प्राइमरी लेवल पर सबसे अच्छे होते हैं बच्चे से पूछने, ठीक है। अच्छा, अब एक ये तो हो गया किस तरह से आपको आंसर देने। अब यहाँ पर गलती करते हैं ज्यादातर, आपको ध्यान रखना है कि जो है ये हमारे जब CDP और मैथ और पर्यावरण, ये तीनों पोर्शन जब आपके हो जाएंगे, तो वहां तक आपके 90 क्वेश्चन हो चुके होंगे अब, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन हो चुके होंगे, तो उसके बाद जो है आपको लैंग्वेज का पोर्शन आएगा। लैंग्वेज में आपको ध्यान देना है कि जो लैंग्वेज आपने चूज की है, आपको उसी लैंग्वेज का आंसर देना है 91 से आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 से लेके आगे तक 150 तक। तो अगर आपने भाषा फर्स्ट आपने हिंदी चूज की है, तो आप हिंदी वाले पोर्शन को पढ़ के उसका आंसर देंगे। जिन्होंने भाषा फर्स्ट में इंग्लिश चूज की है, वो इंग्लिश वाले पोर्शन को पढ़ के 91 से आगे क्वेश्चनों के आंसर देंगे। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। इसी तरह से जो भाषा 2 है आपकी, तो जैसे भी आपने चूज की है उसमें आप उसी के अकॉर्डिंग उनके आंसर देंगे, क्योंकि यहाँ पर गलतियां हो जाती हैं बच्चों से। आपने चूज की थी भाषा हिंदी, भाषा फर्स्ट में आपने हिंदी चूज की थी, लेकिन जब आप पेपर कर रहे थे तो पहले इंग्लिश था, वहां पर आपने ऊपर देखा नहीं कि भाषा फर्स्ट है या भाषा सेकंड है,
और आप इंग्लिश को करते चले गए भाषा फर्स्ट में, जबकि आपकी भाषा फर्स्ट में थी हिंदी। फिर आप होते हैं फिर बैठ के, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आके जब आपके 90 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको यहाँ पे आके ध्यान देना है लैंग्वेज वाले पोर्शन में। ठीक, अब हम बात करते हैं पेपर 2 वालों की भी मैं बता देती हूँ। पेपर 2 वालों के साथ भी ऐसा ही होता है। पेपर 2 वालों में क्या होता है, पेपर 2 वाले या तो होंगे गणित वाले या होंगे एसएसटी वाले, दो तरह के टीचर सीटेट में है ये। तो क्या होता है, मैंने देखा है कि कई बार जो है, क्योंकि गणित और विज्ञान वाला जो पोर्शन है वो एसएसटी से पहले आता है, बुकलेट में दिया हुआ होता है, ठीक है। तो देखते नहीं है बच्चे कि हम तो एसएसटी वाले हैं, और वो गणित के क्वेश्चन, विज्ञान के क्वेश्चन करते करते चले जाते हैं। जब एक आधा घंटा 1 घंटा उनको लग जाता है, तब जाके देखते हैं अरे ये तो हमारा था ही नहीं, हमारा तो एसएसटी था। तो फिर उनका पेपर छूट जाता है और फिर उनका इस तरह से गलती हो जाती है। तो आपको ये ध्यान देना है यहाँ पर पेपर 2 वालों को, कि आपको आपका जो गणित विज्ञान का है तो उसी के ही आंसर देने हैं आपको, ठीक है। और जिनका एसएसटी का है उनको गणित विज्ञान के पोर्शन को छोड़ देना है और आगे अपने एसएसटी पर जाना है। एसएसटी वालों का के जो है आंसर देने हैं। हाँ, तो बस आज के लिए इतना ही। और मेरे दिमाग में कोई बात नहीं अभी नहीं इस समय आ रही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको जो है इन चीज़ों से बहुत फायदा मिलेगा। और इसके आज अब की बात जो है, मैं यूपी टेट वालों के लिए भी वीडियो बना रही हूँ, तैयारी करा रही हूँ। आप कमेंट में जरूर लिखना, आपको जो भी चाहिए, जो जिस बारे में, जिस टॉपिक के बारे में आपको समझना है, आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसी के ऊपर वीडियो बना दूंगी। अच्छा, इसके साथ ही आज की हमारी क्लास खत्म। ओके।